नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी और हम बात कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण, जिसका नाम है विनयाधिकारिक, उस प्रथम अधिकरण के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने यह देखा कि अपने देश और शत्रु देश के जो कृत्य और अकृत्य अर्थात अपने पक्ष और विपक्ष के लोगों को वश में करने हेतु क्या किया जाए, और विजिगीषु राजा अपने देश में किस प्रकार लोगों को अपने पक्ष में करे और विरोधियों को कैसे परास्त करे अथवा अपने में मिलाए, और शत्रु देश के जो पक्षी और विपक्षी लोगों को अपने वश में कैसे करे। अब यहाँ पर उसके उपरांत राजा को क्या चाहिए कि अपने देश में दुर्ग आदि और शत्रु देश के संबंध में संधि विग्रह आदि कार्यों पर विचार करे। इस सभी प्रकार के कार्यों को गंभीर विचार विनिमय के अंतर ही आरंभ करना चाहिए, और वह गंभीर विचार विनिमय कैसे किया जाए, किस स्थान पर किया जाए, कितने मंत्रियों के साथ किया जाए और उस मंत्रणा का क्या आधार हो, इन सभी बातों पर हम विचार करते हैं आज। यहाँ यह बताया आचार्य कौटिल्य ने कि जिस स्थान पर बैठकर मंत्रणा की जाए वह स्थान कैसा हो, वह चारों ओर से इस प्रकार बंद होना चाहिए कि जिससे वहां पक्षी तक न झांक सके और कोई शब्द बाहर न सुनाई दे। इसका कारण वो ये बताते हैं कि ऐसी अनुश्रुति है कि पुरा काल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना इत्यादि पक्षियों ने सुन लिया था और उसे सुनकर बाहर प्रकट कर दिया था। इसलिए यह शब्द लिखा है कि वहां पक्षी तक न झांक सके। और इसी प्रकार कुत्ते आदि और अन्य पशु पक्षियों के संबंध में भी ऐसा सुना जाता है, क्योंकि कुछ लोग पशु पक्षियों की भाषा के भी विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए ऐसा यहाँ पर विशेष आविधान किया गया है। और राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मंत्रणा स्थल पर न जावे। यदि गुप्त मंत्रणा के भेद को कोई फोड़ दे तो तत्काल ही उसको मरवा देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने कहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कहे ही दूत या अमात्य और राजा के हाव भाव और मुद्रा आदि द्वारा भी गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया है कि इंगित अर्थात स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएं और आकृति या आकार अर्थात चेष्टाओं को प्रकट करने वाले अंग, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंगित क्या होता है और आकृति क्या होती है। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। इसके पश्चात यहाँ बताया कि विजिगीषु राजा को यह चाहिए कि जब तक विचारित कार्यों के आरंभ करने का समय नहीं आता तब तक अपने गुप्त भावों को दबाकर रखे। गुप्त भावों को दबाकर रखने से तात्पर्य कि वह क्या करना चाह रहा है इसका पता किसी को भी न चले। मंत्रियों की जो असावधानी से या अन्य किसी कारण से मंत्र का भेदन हो सकता है, इस पर भी प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन से बातों से मंत्र का भेदन संभव है, अथवा 4 ऑप्शन देकर के एक उसमें से गलत देकर कहा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला है कि मंत्रियों की असावधानी के कारण, मंत्री है वहां पर राजा के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और असावधानी वश बाहर आकर के किसी अन्य को कुछ बात बता दे, या मद्यपान की बेहोशी में मद्यपान के समय कोई बात मुंह से निकल जाए, अथवा सोते समय आकस्मिक प्रलाप द्वारा या विषय भोग की लालसा से या अभिमान के भाव से। ये जो कुछ कारण हैं जिससे गुप्त मंत्रणा के समय जो है उससे पहले से ही वह प्रकट हो जाती है। अथवा दूसरा ये कहा कि आड़ में छिपकर सुनने वाला कोई व्यक्ति है, या मंत्रणा कार्य में मूर्ख कहकर अपमानित हुआ व्यक्ति भी मंत्र के भेद को फोड़ देता है। इसलिए मंत्रणा करते समय किसी का भी अपमान न किया जाए, ऐसा विद्वानों ने कहा है,
किसी भी बात से यदि हम सहमत या असहमत होते हैं तो उस बात को उस समय वहाँ विरोध न करके और उसका उस समय ध्यानपूर्वक हम सुने, और चाहे बालक ही क्यों न हो, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। और इस विषय में विभिन्न मत दिए हैं। इन मतों से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि किस आचार्य का क्या मत है, अथवा किस आचार्य के मत का कौन से आचार्य ने खंडन किया है। तो आचार्य भारद्वाज का मत है कि गुप्त मंत्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे। केवल कार्य आरंभ करने वाले व्यक्ति ही उसका जो आभास है उसको जान सके, और उन्हें भी उसका परिणाम कार्य की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो। उनके कहने का यह तात्पर्य है कि मंत्र का जब प्रकटन हो जाता है तो राजा और उसके सलाहकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस प्रकार की गुप्त मंत्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे, क्योंकि मंत्रियों के भी अपने सलाहकार होते हैं और उनके भी दूसरे लोग परामर्शदाता होते हैं। इसलिए इस मंत्री परंपरा के कारण गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का भय रहता है। इसलिए उन्होंने, आचार्य भारद्वाज ने कह दिया कि राजा स्वयं अकेला ही विचार करे, और केवल जिन व्यक्तियों के माध्यम से वह कार्य करवाया जा रहा है उन्हें उतना ही बताया जाए जितना उसका वह कार्य है। संपूर्ण कार्य का उन्हें भी ज्ञान न हो, और जब परिणाम उसकी प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, उसके पश्चात तो स्वतः ही उस कार्य का पता चल जाता है। और आचार्य विशालाक्ष इसके संशोधन के साथ अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक ही व्यक्ति यदि किसी बात को सोच विचार के करता है तो वह मंत्र सिद्धिदायक नहीं हो सकता है, वह कार्य सफलता की उतनी प्राप्ति नहीं करवा सकता है। इसलिए इसका वह रीज़न ये दे रहे हैं कि एक ही व्यक्ति द्वारा सोचा विचारा हुआ मंत्र सिद्धिदायक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सभी राज्य कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष दो प्रकार से होते हैं। उसके लिए मंत्रियों की अपेक्षा होती है। न जाने हुए कार्य को जानना और जाने हुए कार्य का निश्चय करना, निश्चित कार्य को दृढ़ करना, और किसी कार्य में संदेह उत्पन्न हो जाने पर विचार विमर्श द्वारा उस संशय का निराकरण करना, आंशिक कार्य को पूरी तरह विचारना, ये सारी जो बातें हैं वो मंत्रियों के सहयोग से ही पूरी की जा सकती है, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए विजिगीषु राजा को अत्यंत बुद्धिमान और पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों के साथ बैठकर ही विचार करना चाहिए, ऐसा विचार है आचार्य विशालाक्ष का। इसलिए आचार्य भारद्वाज और विशालाक्ष दोनों के मत परस्पर विरोधी है। यहाँ इन्होंने कहा वही बात कि राजा को चाहिए कि सलाह करते समय किसी को भी अपमानित न करे और सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, चाहे बालक ही क्यों न हो, उसकी सारगर्भित यदि बात है तो उसको भी ग्रहण करे। आचार्य पाराशर के मतावलंबी जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि आचार्य विशालाक्ष के ये जो कथन कहा है उससे हमें क्या होता है, मंत्र का ज्ञान भले ही हो सकता है लेकिन मंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। जो आचार्य विशालाक्ष ने कहा कि सभी मंत्रियों के सहयोग से ही यह कार्य संभव हो सकता है, यह मंत्रणा सफलता की ओर हमें ले जा सकती है, लेकिन आचार्य पाराशर इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र का ज्ञान तो हो सकता है विभिन्न लोगों के विचारों से, लेकिन मंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए राजा को जिस कार्य के लिए सलाह लेनी हो उस कार्य के समान ही दूसरे कार्य के संबंध में वह मंत्रियों से पूछे। राजा किसी ऐतिहासिक घटना का हवाला देकर कहे कि अमुक कार्य इस ढंग से किया गया था और इस कार्य को यदि इस ढंग से करना होता तो कैसे किया जाना चाहिए था, इस प्रकार से कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना का हवाला दें और उससे संबंधित उनकी राय जाने। इस पर जो मंत्री राय दें तो उसके अनुसार ही उसी के समान अपने अभिष्ट कार्य को उत्पन्न करें। ऐसा करने से मंत्र का ज्ञान भी हो जाता है और मंत्र की रक्षा भी हो जाती है। लेकिन आचार्य पिशुन फिर इस बात को नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रकारांतर से मंत्रियों के सम्मुख किसी बात को रख देने से वे समझने लगते हैं कि राजा हमारी सलाह नहीं मानता है और उसका हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए वे पूर्व घटित और अघटित विषय पर लापरवाही से उत्तर देते हैं और इस बात को प्रकाशित भी कर देते हैं, बाहर जाकर के एक दूसरे को कह भी देते हैं।
तो यह तो मंत्र के लिए बहुत बड़ा दोष भी है। इसलिए राजा को यही उचित है कि जो लोग जिन जिन कार्यों पर नियुक्त और जिन जिन विचारों के लिए उपयुक्त है उन्हीं के साथ वैसी सलाह करे। अर्थात जिस फील्ड विशेष में जो व्यक्ति योग्य है, जो उसमें बहुत निपुण है, उससे संबंधित बातों को वह उसी व्यक्तियों के साथ में विचार विमर्श करे और उसके पश्चात उसके अनुसार यदि जैसा स्वयं को उचित लगता है उसी के अनुसार वह कार्य को करे। तो ऐसा करने से इन्होंने कहा कि मंत्रणा में और अधिक परिमार्जन भी हो जाता है और उसकी सुरक्षा भी हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति से एक जैसी सलाह नहीं ली गई है, प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग सलाह ली गई है, इसलिए मंत्र की सुरक्षा स्वतः ही हो जाती है। और आचार्य कौटिल्य इस मत से अपनी असहमति प्रकट करते हैं आचार्य नारद के बात से। वो ये कहते हैं कि नारद मुनि की बताई हुई युक्तियों के अनुसार मंत्र व्यवस्थित नहीं हो सकता है, इसलिए 3 या 4 मंत्रियों को साथ बैठाकर राजा को मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि एक ही मंत्री से सलाह करता हुआ राजा किसी कठिनतम कार्य के अड़ जाने पर उचित समाधान नहीं कर पाता और मंत्री प्रतिद्वंदी के रूप में मनमाना करने लग जाता है। और यदि 2 मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह करे राजा तो कोई असंभव नहीं कि दोनों मिलकर राजा को अपने वश में कर ले, अथवा दोनों लड़ने लग जाएं तो सारी मंत्रणा ही धूल में मिल जाएगी। यदि 3 या 4 मंत्री सलाहकार होंगे तो उस अवस्था में इस प्रकार के अनर्थकारी महान दोष के उत्पन्न हो जाने की संभावना नहीं है। कोई भी दोष उसमें सहसा ही नहीं आ सकता है 3 या 4 होंगे तो। यदि 4 से अधिक मंत्री हो गए तो फिर कार्य का निश्चय करना कठिन हो जाता है और उस दशा में मंत्र की सुरक्षा में भी संदेह हो जाता है। तो पहली बात तो कौटिल्य ने यह बताई कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ ही बैठकर मंत्रणा करनी चाहिए, लेकिन एक और बात उन्होंने उसमें कहा कि देश काल और कार्य के अनुसार 1 या 2 मंत्रियों के साथ भी मंत्रणा हम कर सकते हैं। अपनी विचार शक्ति के अनुसार वह अकेला बैठकर भी कुछ कार्यों का स्वयं ही निर्णय कर सकता है। तो आचार्य कौटिल्य ने एक तरह से समन्वय कर दिया सभी बातों का कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार राजा को यह निर्णय करना चाहिए कि मुझे स्वयं निर्णय अकेला लेना है कोई बात पर, या 1 या 2 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी है, अथवा 3 या 4 मंत्रियों को साथ में बैठाकर उनसे योजना बनानी है। यह स्वयं राजा के विवेक शक्ति पर ही निर्भर बताया है आचार्य कौटिल्य ने। और इस हेतु कौटिल्य ने कहा कि किसी भी मंत्र के 5 अंग होते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले बातें जो बताई है वह भी प्रश्नों के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का क्या मत है, कितने लोगों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और मंत्र के 5 अंग कौन से बताए? पहला है कार्य आरंभ करने का उपाय। क्या उपाय हो? पुरुष तथा द्रव्य संपत्ति, द्रव्य अर्थात धन, देश काल का विभाग, देश अर्थात वह स्थान और काल यानी समय, विघ्न प्रतिकार, विघ्न का क्या प्रतिकार होना चाहिए, और 5वां है कार्य सिद्धि। तो इस किसी भी मंत्र के 5 अंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 अंगों पर हमें विचार करना चाहिए या विजिगीषु राजा को विचार करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि मंत्रियों के भिन्न भिन्न अभिप्राय को वह युक्तियों के द्वारा भली भांति समझें, और जब समझ में आ जाए कि मंत्रियों एक ही बात के विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन जो अलग अलग विचार आएंगे उनको युक्तियों के माध्यम से राजा समझ जाए कि क्या कहना चाह रहा है और किसका क्या उपाय हो सकता है, अथवा इन बातों को हम कैसे आगे ले जाकर कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। लेकिन जैसे समझ आ जाए उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और अविलंब ही उस निश्चय जो किया है उसको कार्य रूप में परिणत कर दे, क्योंकि किसी कार्य को अधिक समय तक विचारते रहना उचित नहीं है। जब अधिक समय तक विचारते रहेंगे तो उस कार्य की सिद्धि में विघ्न आ सकता है, अथवा वह मंत्रणा भी आगे जाके प्रकट हो सकती है, इसलिए तुरंत उस कार्य को कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कभी पूर्व में यदि किसी भी व्यक्ति का अपकार किया हुआ हो
और वह बाद में वह चेंज भी हो गया हो, लेकिन फिर भी उसके साथ या उनके सहयोगियों के साथ कभी भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके मन में उस बात का, अपमान का बदला लेने की भावना हो और वह मंत्रणा भी गलत करे अथवा उस मंत्रणा का आगे जाके प्रकटन कर दे। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ में या उनके सहयोगियों के साथ में भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ मंत्री परिषद पे विचार से संबंधित भी प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। इस पे हमें ध्यान देना है कि मंत्री परिषद में कितने अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो मनु ने ये कहा है, या मनु के अनुयायी जितने हैं उनका ये मत है कि 12 अमात्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद में की जानी चाहिए। बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का यह मत है कि 12 नहीं 16 हो। शुक्राचार्य 20 की मानते हैं संख्या, और आचार्य कौटिल्य ये कहते हैं कि कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या नियत होनी चाहिए। और जो, क्योंकि इसका कारण वह ये बता रहे हैं कि जो कार्य प्रारंभ न किए गए हों, जो मंत्री परिषद है वह उनको प्रारंभ करवाती है और उनको प्रत्येक कार्य को एक विशिष्ट व्यक्ति ही उसमें निपुण होता है, इसलिए कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार उनकी संख्या निश्चित हो। इंद्र का मंत्री परिषद में 1000 ऋषि थे, इसलिए वो उनके कार्यों के निर्देशक थे, इसलिए इंद्र को 1000 आंखों वाला या सहस्त्राक्ष कहा गया है। यह प्रश्न नेट में भी बहुत बार पूछा गया है और अन्य आरपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसके अलावा ये जो ऊपर बताए हैं कि किस मंत्री परिषद में कितने अमात्य की नियुक्ति हो, इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत अधिक बने हैं हमेशा, इसलिए इनकी संख्या को हमें याद रखना चाहिए। और ये मंत्रियों के काम यही है कि अपने निर्धारित जो मंत्री है विजिगीषु राजा के और उसके शत्रु राजा के संबंध में विचार करें, और जो कार्य प्रारंभ नहीं है उनको प्रारंभ कराएं, जो प्रारंभ हो चुके हैं उन या पूरे हो चुके हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन या सम्मार्जन करें। और इसका तात्पर्य यही है कि विभागीय अध्यक्ष अपने अपने कार्यों को अंत तक अधिकाधिक निपुणता से संपन्न करे। और जो मंत्री राजा के एकदम निकट है तो उनको तो साथ लेकर राजा स्वयं कार्यों का निरीक्षण करे, लेकिन जो कोई दूर है तो उनसे वह परामर्श करता रहे, चाहे पत्र व्यवहार है चाहे अन्य किसी तरीके से। अब मंत्री परिषद कब उसकी बैठक कब करे, तो अत्यावश्यक कार्य के आ जाने पर राजा मंत्री परिषद का आयोजन और उनसे परामर्श करे। कोई ऐसा कार्य आ जाए उस समय उनकी बैठक कर दे। और उसमें से भी उन्होंने कहा जो बहुसमर्थित और शीघ्र ही कार्य सिद्धि कर देने वाली राय के अनुसार ही कार्य का संपादन करे, जो अधिकाधिक अपना बहुमत हो उसके आधार पर ही उसी निर्णय को राजा ले, अथवा कार्य की सिद्धि जिससे शीघ्रता से हो वह राय भी राजा मान सकता है। और राजा को चाहिए कि अपने गुप्त भावों को उसी प्रकार अपने मन में छिपाए रखें जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को छिपाए रखता है। यह प्रश्न बना था पिछली बार आरपीएससी के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर बताया है कि कछुआ के समान अपने भावों को छिपाए रखे। कछुआ खोल में स्वयं को छिपाए रखता है, उसी प्रकार राजा भी स्वयं के भावों को, गुप्त भावों को छिपा कर रखे। इस ढंग से कार्य करते हुए राजा के जो गुप्त रहस्यों को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाता, प्रत्युत वह दूसरे के दोषों को जान सकता है राजा। और जिस प्रकार वेदाध्ययन से शून्य ब्राह्मण किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्राद्ध नहीं कर सकता है, उसको वेदों का ज्ञान ही नहीं हो तो वह किस प्रकार मंत्रोच्चारण करेगा, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान से शून्य व्यक्ति मंत्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है। इसलिए पूर्व आचार्यों के मतों का इसीलिए यहाँ बताया जाता है कि पूर्व के आचार्यों ने क्या मंत्रणा हेतु क्या अपना विचार दिया है, उनका क्या अनुभव रहा है, और उनके अनुभवों को, शास्त्रों को सुनकर ही हम आगे अपनी राय बना सकते हैं या और अधिक उस कार्य को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए इस जो है इस मंत्री परिषद हेतु यहीं तक हम बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम आगे के कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।